लैटिन अमेरिका में ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन करने वाला सबसे बड़ा देश कोई था तो उसका नाम था ब्राजील। ब्राजील ने 1988 से ये चक्कर चालू कर दिया अपने देश में, और 1988 से चला जो ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन ब्राजील में, तो उसके नतीजे क्या निकले? 1995 में आके पूरा का पूरा ब्राजील की इकोनॉमी कॉलेप्स हो। इंडोनेशिया कॉलेप्स हुआ, मलेशिया कॉलेप्स हुआ, साउथ कोरिया कॉलेप्स हुआ। लास्ट ईयर ब्राजील उसके करीब 2 साल पहले कॉलेप्स हो चुका है 95 में। और पूरी की पूरी ब्राजीलियन इकोनॉमी जब डूब गई तब वहां एक नए तरह की रेनेसांस की बात हुई। और क्या हुआ? एक बिल्कुल यंग एज का 37 साल का एक नौजवान निकला वहां से ब्राजील में, और उसने एक नारा दिया, बी ब्राजीलियन एंड बाई ब्राजीलियन, माने स्वदेशी उनके लिए। और चला ब्राजील में 2-2.5 साल स्वदेशी का आंदोलन। उस आंदोलन की गर्मी पर वो नौजवान प्रेसिडेंट बनकर पहुंचा, ब्राजील के पार्लियामेंट में पहुंच गया, और उस नौजवान ने पूरे देश की इकोनॉमी को बिल्कुल यू टर्न दे दिया है। और ब्राजील की इकोनॉमी को उस नौजवान ने, जिसको पॉलिटिक्स का अनुभव नहीं है बिल्कुल, लेकिन अपने देश से प्यार है उस आदमी को, उसकी देशभक्ति पर कभी संदेह नहीं हो सकता, उसने कहा कि ये दुनिया में कौन कहता है कि IMF और वर्ल्ड बैंक की पॉलिसीज पर चलकर ही विकास होता है, और ये दुनिया में कौन कहता है कि अमेरिका जिस रास्ते से चलकर विकसित हुआ है उसी रास्ते पर चलकर हम विकसित होंगे। ये कौन कहता है कि यूरोप में जो अर्थशास्त्र की परिभाषाएं हैं वही अर्थशास्त्र की परिभाषाएं सारी दुनिया में लागू होंगी एक साथ। यूरोप की जो परिस्थितियां हैं, अमेरिका की जो परिस्थितियां हैं, वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से बिल्कुल फर्क है। तो उसकी जो इंटेलिजेंसी है उसको मैं प्रणाम करता हूं, उस आदमी की इंटेलिजेंसी की मैं दाद देता हूं। उसने ये कहा, मालूम है तो मुझे मेरे देश की परिस्थितियों के अनुसार अपनी पॉलिसीज बनानी पड़ेगी, और उसने बिल्कुल यू टर्न दिया। और IMF वर्ल्ड बैंक वालों को उसने एक दिन ललकार के कहा, इस बात को हमारे देश में दबाया गया है, इस देश के अर्थशास्त्री भी इस पर बोलते नहीं है। हमारे यहाँ कई लोग कहते हैं कि ये कैसे संभव है, लेकिन उसने कह दिया और करके दिखाया। उसने क्या किया कि IMF और वर्ल्ड बैंक से जितना कर्ज लिया था ब्राजील में पुरानी सरकारों ने, उसका उसने हिसाब लगाया। और हिसाब जब उसने लगाया तो उसको पता चला कि जितना कर्जा उसकी पुरानी सरकारों ने लिया है उसका 3 गुना तो उसने चुका दिया है। तो उसने ताल ठोक के सबसे पहली बार वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कहा कि मैं 1 पैसा वापस करने वाला नहीं वर्ल्ड बैंक और IMF का, किसी को कुछ करना है तो कर ले। बहुत टीका हुई सारी दुनिया में, और बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं जो प्रो अमेरिकन और प्रो यूरोपियन लॉबी के अर्थशास्त्री हैं, जिनके स्कूल ऑफ थॉट्स में वही बातें चलती हैं जो हार्वर्ड स्कूल में चलती हैं, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में चला करती हैं। उन्होंने आलोचना करना शुरू किया कि अरे ये कैसे हो सकता है, आपने जो कर्ज लिया है आपकी वो लायबिलिटी है, आप उसको चुकाएंगे नहीं तो आप तो बहुत गलत काम कर रहे हैं, गलत परंपरा डाल रहे हैं। उसने 2 टूक बात कहना शुरू किया कि मैंने जितना कर्ज लिया है उससे 3 गुना ज्यादा मैंने चुका दिया है, इसलिए मेरा कर्ज तुम्हारे ऊपर है, वो वापस करो पहले। और घोषित रूप से उसने कह दिया कि अमेरिका में अगर दम है तो ब्राजील पर आक्रमण करके देख ले, क्योंकि ब्राजील अमेरिका के बिल्कुल नजदीक है। और दूसरा काम उसने क्या किया, एक एक करके अमेरिकन कंपनियों को बिना मुआवजा दिए, बिना कंपेंसेशन दिए मार मार के भगाना शुरू किया अपने मार्केट से। पेप्सी कोला भागा वहां से, कोका कोला भागा वहां से, कॉपर कोनेकॉट कॉर्पोरेशन भागा वहां से, गुडियर भागा वहां से, जनरल मोटर्स भागा वहां से, जनरल इलेक्ट्रिक भागा वहां से। और उसने घोषणा कर रखी थी, एक युद्ध छेड़ रखा था कि अगर आप गए नहीं तो मैं आपकी संपत्ति जब्त करूं। 1 पॉइंट प्रोग्राम उसने चलाया, और उसने कहा कि मुझे मेरे देश की अर्थव्यवस्था की बातें अब समझ में आती हैं, मुझे क्या करना है ये मुझे तय करना है। उसकी सुविधा ये थी कि उसके पास मेजॉरिटी बहुत अच्छी थी पार्लियामेंट में, तो उसके पास मुश्किल नहीं थी किसी का वो विरोध खड़ा होगा। तो उसने एक एक करके वो सारी चीजें अपने देश में लागू की। और सबसे अंतिम चीज जो मैं आपको उसकी बताना चाहता हूँ, आप आश्चर्य करेंगे, उसने कहा कि दुनिया में कौन तय करता है कि डॉलर रिवैल्यू होगा और मेरा करेंसी डिवैल्यू होगा? ये कौन तय करता है? मैं तय करूंगा कि मेरी करेंसी का रेट डॉलर के साथ क्या होगा। हाँ, ये उसने कहा। और उसने कहा कि मैं तय करूंगा कि मेरी करेंसी का रेट क्या होगा, ये अमेरिका थोड़ी तय करेगा कि मेरी करेंसी का रेट अमेरिकन करेंसी की तुलना में क्या होगा। तो उसने पूरी हिम्मत के साथ अपनी करेंसी का रिवैल्यूएशन करना शुरू किया। और आज आपको मैं जानकारी दे दूं कि ब्राजील की करेंसी है क्रूजर, $1 इज इक्वल टू 1 क्रूजर है इस समय अंतरराष्ट्रीय बाजार में। और उसने कैलकुलेशंस भी की। उसने कहा कि जो ट्रेड डेफिसिट अमेरिका का है और जो ट्रेड डेफिसिट मेरा है, इस पर से कैलकुलेशन मैं कर रहा हूं, और कोई उसके कैलकुलेशंस को चैलेंज नहीं कर पाया। और उसने उस दिन से कहा कि गरीब दुनिया के सभी देशों की सरकारों को मैं अपील करना चाहता हूं कि वो अपने अपने कान खोलें, आंखें खोलें और इन सारे हिसाबों को करना शुरू करें। उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है डिवैल्यूएशन के नाम पे। और आज मैं आपको जानकारी दे दूं कि 1995 में जो ब्राजील कॉलेप्स हो चुका था पूरी तरह से, 1998 जनवरी में वो ब्राजील अब लैटिन अमेरिका में सबसे मजबूत इकोनॉमी बन रहा है। और दुनिया की तमाम मल्टीनेशनल उसके सामने लाइन लगाकर खड़ी हुई हैं और कह रही हैं कि आप अपनी शर्तें बताइए, हम आपकी शर्तों पर आना चाहते हैं आपके बाजार में। तो जानते हैं क्या कहता, मार्केट मेरे पास है इसलिए टर्म्स कंडीशन मैं डिक्टेट करूंगा, आपको मेरा मार्केट चाहिए, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। और हमारे यहाँ बहुत जो खिसियानी हंसी हंसने वाले लोग हैं ना, वो कहते हैं बेगर्स आर नो चूजर्स।
हम बैगर्स नहीं है, दुनिया के सबसे बड़े मार्केट के मालिक हैं हम, तो हम टर्म्स कंडीशन डिक्टेट करेंगे। ये उसने कहा कि मेरे पास सबसे बड़ा मार्केट है, इतना बड़ा मार्केट अमेरिका में नहीं है, इतना बड़ा मार्केट यूरोप के देशों में नहीं है जितना बड़ा मेरे पास है। और उसने एक काम और किया कि उसने क्या किया कि उसके आजू बाजू के जो देश हैं, अर्जेंटीना है, चिली है, कोस्टा रिका है, कोलंबिया, इनके साथ एक पैरेलल गेट बना लिया उसने, और उस गेट के बाहर अमेरिका को कर दिया उसने। पहले तो बाहर कर दिया अमेरिका को कि अमेरिका की कोई जरूरत नहीं। फिर अमेरिका वाले सामने से आके सरेंडर करके कह रहे भाई हमको भी शामिल करो इसमें, अगर हम शामिल नहीं होंगे तो हमारी इकोनॉमी डूबने जा रही है। क्योंकि आपको जानकारी नहीं है, अमेरिका में प्राइमरी प्रोडक्ट्स लैटिन अमेरिका से जाते हैं। अगर लैटिन अमेरिका वाले अपने दरवाजे बंद कर दें और ये तय कर लें कि हम जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स अमेरिका को भेज रहे हैं ये अमेरिका में नहीं जाएंगे, हम एशिया में भेजेंगे या यूरोप में भेजेंगे, अमेरिका दम तोड़ सकता है। इसलिए अमेरिका वालों ने सामने से रिक्वेस्ट करके उनके साथ उसमें ज्वाइन करने की बात कहना शुरू किया। तो उसने अमेरिका को ज्वाइन कराया, लेकिन अमेरिका की नाक रगड़वा दी उस एक आदमी ने, और उसने ये सिद्ध कर दिया कि अमेरिका सिर्फ कागजी शेर है, उसमें कोई दम बम नहीं है। और उस ब्राजील को उसने बिल्कुल यू टर्न देकर अपने तरीके के, अपने सपनों के ब्राजील को बनाने के रास्ते पर कदम रख दिया है। और वो इकोनॉमी जो चला रहा है, वो इकोनॉमी कुछ ऐसी खास बात नहीं है, वो स्वदेशी का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टर है। और वो कहता है कि कोई माल मेरे देश में पैदा होता है और मेरे देश की इकोनॉमी में मेरे देश के लोगों को उससे रोजगार मिलता है, तो मैं क्यों ना वो माल इस्तेमाल करूं, विदेशी माल क्यों खरीदूं अपनी मार्केट में। ये उसका एक छोटा सा सर्वमान्य प्रिंसिपल है। तो ये दो परिस्थितियां अलग अलग, कि एक तरफ एशियन देश हैं जो डूबे हैं और एक तरफ लैटिन अमेरिका में जो सबसे ज्यादा बर्बाद होकर उभर रहा है ब्राजील। ये दो कहानी हम सबके सामने है।